गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी का चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है नागरी लिपि। आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में सबसे पहले लेखक परिचय को और पाठ के सारांश को। ठीक है, आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम है नागरी लिपि। नागरी लिपि कैसी विधा है? ऑब्जेक्टिव पूछता है तो कैसी विधा है? निबंध। इसके लेखक हैं, लेखक का नाम है गुणाकर मूल्य। क्या नाम लेखक का? गुणाकर मूल्य। अब देखिए इनका जन्म और परिचय। गुणाकर मूल्य लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में कि नागरी लिपि जो है कैसी विधा है? निबंध है। इसके निबंधकार कौन है? गुणाकर मूल्य। इनका जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के एक गांव में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के एक गांव में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, अब देखिए शिक्षा। गुणाकर जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव में ही हुई। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ हुई? गांव में ही। इन्होंने प्राथमिक से लेकर मिडिल स्तर तक की पढ़ाई मराठी में ही की। प्राथमिक से लेकर मिडिल स्तर तक की पढ़ाई किस में किया? मराठी में। इसके बाद में वर्धा चले गए। कहाँ चले गए? वर्धा। और वहाँ उन्होंने 2 वर्ष तक नौकरी की। और वहाँ उन्होंने कितने वर्ष तक नौकरी की? 2 वर्ष तक नौकरी की। साथ ही अंग्रेजी व हिंदी का अध्ययन किया। और किसका अध्ययन किया? अंग्रेजी और हिंदी का अध्ययन किया। इसके बाद मूल्य जी ने इलाहाबाद आकर, इसका मूल्य जी ने कहा आकर? इलाहाबाद आकर गणित विषय में मैट्रिक से लेकर इंटर एमए तक की पढ़ाई की। ये था उनका जन्म के बारे में और ये उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में। आगे देखिए 16 अक्टूबर 2009 को मियासनीथिया ग्रेविस नामक न्यूरो डिसाइडर के कारण, ये बीमारी जो है के कारण मूल्य जी का पांडव नगर में देहावसान हो गया, यानी मृत्यु हो गया। कब मृत्यु हुआ? 16 अक्टूबर 2009 को। हम लोगों ने जाना इनके जन्म के बारे में, इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में और इनके मृत्यु। इसकी सोच लीजिए आप लोग, इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा। साहित्यिक रचनाएं। गुणाकर मूल्य की प्रमुख कृतियां अक्षरों की कहानी। पूछ जाएगा अक्षरों की कहानी कौन लिखा है? गुणाकर मूल्य। भारत इतिहास और संस्कृति। प्राचीन भारत में महान वैज्ञानिक। आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक मेंडलीफ। महान वैज्ञानिक सौर मंडल, सूर्य, नक्षत्र, लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, आंतरिक यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी आदि। गुणाकर मूल्य ने, ये गुणाकर मूल्य की रचना है, अक्षर कथा नामक पुस्तक में इन्होंने संसार की प्रायः सभी प्रमुख पूरा लिपियों, यानी पहले का लिपि जो है की विस्तृत जानकारी उकेरा है, यानी बतलाया। ये इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है और इनकी साहित्य रचनाओं को भी हम लोगों ने जाना। साहित्य विशेषता देख लीजिए क्या है। गुणाकर मूल्य के अध्ययन और कार्य का क्षेत्र बहुत ही व्यापक रहा। इनका पढ़ने का और इनकी रचना का क्षेत्र था बहुत ही व्यापक रहा। इन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पूरा लिपि शास्त्र और प्राचीन भारत का इतिहास व संस्कृति जैसे विषयों का पर भरपूर लिखा। विषयों पर क्या किया? भरपूर लिखा। ठीक है। मूल्य जी के पिछले 25 वर्ष में मुख्यतः इन विषयों से संबंधित 2500 अधिक लेख और 2500 से अधिक क्या हुआ? लेख लिखा और 30 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। कितनी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है? 30 पुस्तकें और लेख कितना? 2500। ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा करता है। इसकी सोच लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे पाठ का सारांश। अभी हम लोगों ने लेखक परिचय पढ़ा, अब पाठ का सारांश पढ़ेंगे, यानी सार का अंश। पूरा जो चैप्टर में जो है
उसके बारे में ये जो हम लोग पढ़ेंगे पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। पाठ का सारांश क्या भाई? प्रस्तुत पाठ नागरी लिपि गुणाकर मूले द्वारा लिखित है। ये जो पाठ है नागरी लिपि कौन लिखे हैं? गुणाकर मूले। इसमें लेखक ने देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, इसमें लेखक ने जो है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, विकास एवं व्यवहार पर अपना विचार व्यक्त किया है। इसका विकास और इसका व्यवहार पर क्या किया है? अपना विचार प्रकट किया है। लेखक का कहना है कि जिस लिपि में यह पुस्तक छपी, जिस लिपि में यह पुस्तक छपी उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। इस लिपि के टाइप लगभग 250 वर्ष पहले बने। कब बने? 250 वर्ष पहले। इसके विकास से अक्षरों में स्थिरता आ गई। इसका जब डेवलपमेंट हुआ तो अक्षरों में क्या हुआ? स्थिरता आ गई। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां संस्कृत और नेपाली आदि इसी लिपि में लिखी जाती है। यानी हिंदी तथा इसकी जो विभिन्न बोलियां हैं संस्कृत और नेपाली इसी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है, देवनागरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विश्व में संस्कृत एवं प्राकृतिक की पुस्तकें प्रायः इसी लिपि में छपती है। संस्कृत और प्राकृतिक की पुस्तकें इसी लिपि में छपती है। देश में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाएं, देश में जो बोले जाने वाली जो भाषाएं हैं, विभिन्न भाषाएं भी इसी लिपि में लिखी जाती है। भाषा भी क्या होता है? इसी लिपि में लिखी जाती है। तमिल, मलयालम, तेलुगु एवं कन्नड़ की लिपियां भी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ की लिपियां में भिन्नता दिखाई पड़ती है। लेखक ये लिपियां भी नागरी लिपि की तरह ही प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। प्राचीन ब्राह्मी लिपि से क्या हुई है? विकसित हुई है। लेखक का कहना है कि नगरी लिपि के आरंभिक लेख, नगरी लिपि का जो आरंभिक लेख है साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में ही मिले। ठीक है। अब नंदी नगरी लिपि कहलाती है। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा है। फिर भी कई शासकों ने नगरी लिपि का प्रयोग किया। फिर भी कई शासकों ने क्या किया? नगरी लिपि का प्रयोग किया। जैसे 11वीं सदी में राज और राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं के सिक्के पर नगरी अक्षर अंकित है। मतलब इन राजाओं के जो सिक्के पर है नगरी अक्षर अंकित, इससे पता चलता है कि नगरी लिपि का क्या डेवलपमेंट हुआ था, विकास हुआ था। इसकी सोच लीजिए आप लोग। चलिए सारांश पूरा जब आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या है। तो 12वीं सदी में केरल के शासकों के सिक्के पर वीर केरलस्य, केरल का जो शासक है उसके सिक्के पर क्या लिखा था? वीर केरलस्य। इस प्रकार 9वीं सदी के बड़ युग का पालियम तम्रपल नागरी लिपि में है। तो 11वीं सदी में इस्लामी शासक ने की नींव डालने वाले, इस्लामी शासक की नींव डालने वाले कौन? महमूद गजनवी के चांदी के सिक्के पर भी नागरी लिपि के शब्द मिलते हैं। इसके चांदी के सिक्के पर भी क्या मिलते हैं? नागरी लिपि के शब्द मिलते हैं। देखिए गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह आदि शासकों ने भी सिक्के पर नागरी शब्द क्या किया? खुदवाया है यानी उगवाया। अकबर के सिक्के पर तो नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित है। अकबर के सिक्के पर क्या है? नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित है। तात्पर्य यह है कि नागरी लिपि का प्रचलन ईसा की 8वीं, नागरी लिपि का जो प्रचलन है ईसा की 8वीं 9वीं सदी के आरंभ से हो गया था। लेखक ने लिपि की पहचान में कहा कि देवनागरी तथा सिद्धम लिपि, कौन कौन? देवनागरी और सिद्धम लिपि अक्षर के सिरे पर लकीर की लंबाई और चौड़ाई के समान है। लकीर की लंबाई और चौड़ाई की क्या है? इक्वल है, समान है। प्राचीन नगरी लिपि के अक्षर आधुनिक नगरी लिपि से मिलते जुलते हैं।
प्राचीन जो नगरी लिपि है के अक्षर जो है आधुनिक नगरी लिपि से क्या होगा, मिलते जुलते हैं। इस प्रकार दक्षिण भारत में नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी में से उत्तर भारत में 9वीं सदी से क्या हुए, निकलने लगे यानी मिलने लगे। अब प्रश्न यह उठता है कि इस नई लिपि को नागरी, देवनागरी तथा नंदी नगरी क्यों कहते हैं। नगरी शब्द के उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों का मत एक नहीं है। विद्वानों का मत क्या है, एक नहीं है। कुछ विद्वानों का मत है कि गुजरात के नगर ब्राह्मण ने इस लिपि का सर्वप्रथम क्या किया था, प्रयोग किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, नगरी पड़ गया। किंतु कुछ विद्वानों के मत के अनुसार अन्य नगर तो मल नगर है, अन्य नगर क्या है, मल नगर है, परंतु काशी को देवनगरी माना जाता है। काशी को क्या माना जाता है, देवनगरी, इसलिए इसका नाम, इसकी सोच लीजिए इतना, आगे देखिए देवनागरी पड़ा। अल बेरूनी के अनुसार 1000 ईस्वी के आसपास, कब 1000 ईस्वी के आसपास नगरी शब्द किसी नगर अथवा शहर से संबंधित है। मतलब नगरी जो शब्द है किसी नगर और शहर संबंधित है। दूसरी बात यह है कि उत्तर भारत की स्थापत्य कला की विशेष शैली को नगर शैली कहा जाता था। उत्तर भारत की स्थापत्य कला को क्या कहा जाता था, नगर शैली कहा जाता था। यह नगर या नगरी उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता था। उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से क्या करता था, संबंध रखता था। उस समय उत्तर भारत में प्राचीन पटना सबसे बड़ा नगर था। प्राचीन पटना क्या था, सबसे बड़ा नगर था। साथ ही गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। व्यक्तिगत नाम क्या था, देव था। ये सब जो हम कलर में कर दिए हैं ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा इससे आपका। संभव है कि गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर कहा गया हो और देवनगर की लिपि होने के कारण से क्या कहा गया, देवनगरी कहा गया हो, ये ऐसा अनुमान है। ठीक है। अंततः लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ईसा की 8वीं से 11वीं सदी तक यह लिपि, ईसा के 8वीं से 11वीं सदी तक यह लिपि सर्वाधिक हो गई, यानी सबसे अधिक हो गई। इसलिए इसके नामांकन के विषय में कुछ कहना संभव नहीं लगता। इसके नामांकन के विषय में कुछ कहना संभव नहीं लगता। महिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति नगरी लिपि में है। ठीक है। अब देखिए धारा नगरी का प्रमाण शासक भोज और अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास प्रसिद्ध है। ठीक है। अब देखिए 12वीं सदी के बाद भारत के सभी हिंदू शासक तथा कुछ इस्लामिक शासक ने अपने सिक्के पर नागरी लिपि क्या किए हैं, अंकित किए हैं। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिए। इस प्रकार हम लोगों ने इस चैप्टर में लेखक परिचय को और पाठ के सारांश को जाना। जो भी बच्चे किसी प्रकार से अगर समझने में उनको दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। जो भी बच्चे क्लास 10 में है, मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें जिससे उनको बेहतर कंटेंट मिल सके। जय हिंद, जय भारत।